नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी पर। तो आज हम लोग उत्तराखंड का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का सोल्यूशन हमारा हो चुका है, वीडियो डल चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी उत्तराखंड का सोल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन हम पे क्या था, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो देखिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि वो आपसे एक ही जिला पूछ लेगा, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है या सबसे कम किसमें है, लेकिन यहाँ पर क्रम आपको याद होना चाहिए। तो 4 जिले सर्वाधिक जनसंख्या क्रम में, तो हमें पता है, हम भली भांति विख्यात है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की, तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292। ठीक है, 86,292, 1,86,292 कुल जनसंख्या उत्तराखंड की ये हो जाएगी। पूछ चुका है एग्जामिनर एक बार। ठीक है, तो इसको भले ही रटना नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए 1 करोड़ तो होगी। लास्ट में क्या आता है 86,292, इस चीज को नोट करना है, 86,292। बात करें अगर भारत के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो 0.83% हो जाएगी उत्तराखंड की जनसंख्या। बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, 1.69 ये क्या है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे भारत के क्षेत्रफल। जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है हमारा, आपको पता है 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और उसके भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 1.69, लेकिन जनसंख्या दृष्टि से कितना हो जाएगा, 0.83%। तो ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है कि घटते क्रम में, तो हम सब भली बातें विख्यात है। सबसे ज्यादा कहां पर है, हरिद्वार में है। ऑप्शन कहीं और दिख रहा है, हरिद्वार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें पता है कहां पर है जनसंख्या, हरिद्वार में है। तो हरिद्वार दिख रहा है, ऑप्शन बी कट जाएगा क्योंकि उधम सिंह नगर है। ऑप्शन सी में भी हरिद्वार है, हरिद्वार। फिर उसके बाद हमें पता है कि देहरादून में है। ठीक है, तो देहरादून सेकंड ऑप्शन में यहां पर है और कहीं पर नहीं है। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर वो बात करेगा सबसे कम, तो सबसे कम आपको पता है, अगर इससे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि सबसे कम आईपीएल ट्रॉफी जीती नहीं, कौन नहीं जीती, आरसीबी। ठीक है, आरसीबी सबसे कम कहां पर हो जाएगी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग। और उसके बाद हो जाएगी चंपावत में। ठीक है, चंपावत। उसके बाद हो जाएगी बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर। और लास्ट में आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाता है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, घटते क्रम में भी और बढ़ते क्रम में भी। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के क्रम से, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका उत्तरकाशी। अगर हम बात करें कि भारत का जनसंख्या क्रम में पूरे देश में कितना स्थान है, तो 21वां स्थान भारत का हो जाएगा। ठीक है, 21वां स्थान पूछ चुका है एग्जामिनर, ये पूछने की बार बार संभावनाएं होती है, तो इस चीज को नोट करके लिखना है। भारत की जनसंख्या का जो नंबर है पूरे भारत में 21वें नंबर पर भारत का आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कौन सा नृत्य गरबा व बिहू की श्रेणी में आता है, तो आपको पता है कि कौन सा नृत्य गरबा और बिहू की श्रेणी में आता है। पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अलग अलग फॉर्मिंग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है गरबा और बिहू। अगर बात करें गरबा, गरबा कहां पर होता है, गुजरात में हम देख चुके हैं। और बिहू कहां पर होता है, असम में होता है। तो ये दोनों ही की मिक्स एक श्रेणी में उत्तराखंड का नृत्य आता है। वो कौन सा नृत्य हो जाएगा, चौफला नृत्य। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार प्रधान नृत्य। श्रृंगार प्रधान नृत्य। ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य कौन सा हो जाएगा, चौफला नृत्य हो जाएगा। ठीक है, शिव ने पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया था, और ये कैसा नृत्य हो जाएगा, श्रृंगार प्रधान नृत्य। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, भगनौल नृत्य। ये कब किया जाता है, कुमाऊं में मेलों में। कुमाऊं में मेलों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, ठीक है, भगनौल नृत्य होता है। सरव नृत्य आपने पढ़ा है, सरव नृत्य कहां पर होता है, गढ़वाल में होता है। ठीक है, गढ़वाल का युद्ध नृत्य हो जाएगा ये, गढ़वाल का युद्ध नृत्य। ठीक है, इसी के प्रकार से आपने देखा होगा कुमाऊं में कौन सा होता है, कुमाऊं में अगर मैं बात करूं, कुमाऊं हो जाएगा छोलिया। ठीक है, कुमाऊं में छोलिया हो जाएगा, और गढ़वाल भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य। ठीक है, पौड़ा नृत्य। तो ये तीनों नृत्य कैसे नृत्य होते हैं, स्वरो नृत्य आपका हो जाएगा, युद्ध नृत्य हो जाएगा, लेकिन कहां पर, गढ़वाल में। छोलिया कहां पर होता है, कुमाऊं में। ठीक है, और भोटिया जनजाति में कौन सा होता है, पौड़ा नृत्य। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है। और झुमेले कैसा नृत्य है आपको बताना है। तो झुमेले जब गढ़वाल में नवविवाहित स्त्रियां, ठीक है, जब गढ़वाल में नवविवाहित स्त्रियां द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य। ठीक है, भावना प्रधान नृत्य। ठीक है, भावना प्रधान नृत्य हो जाएगा, गढ़वाल में नवविवाहित स्त्रियां, ठीक है, मायके की याद में भावना प्रधान नृत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पर है, ठीक है, तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपको बतानी है उत्तराखंड में कहां पर है।
ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रुद्रप्रयाग, ठीक है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भी है और वहां पर क्या है, सबसे कम भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है। अगर ज्यादा की बात करें तो ज्यादा की आपको पता है सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी, उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, जहां पर सबसे कम भी वन है। अब आप देख लीजिए ना, सबसे कम वन होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, वहां पर जो ज्यादा जमीन है या तो वो किसके लिए होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगी, या फिर वहां पर क्या होगा, आपकी कृषि ज्यादा होगी। तो उधम सिंह नगर में ज्यादा होती है, रुद्रप्रयाग में कम होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है गुरांव मेला कहां लगता है। तो देखिए मेले बहुत इंपॉर्टेंट है और मेले लगातार जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो ठीक है, परीक्षावाणी में ही काफी इनफ मेले हैं, आपको बताना है गुरांव मेला कहां पर लगता है। तो गुरांव मेला कहां लगता है, माणा गांव में लगता है। और ये कब लगता है, गुरांव मेला की विशेषता क्या है कि जो गुरांव मेला है बोरी, ठीक है, गुरांव मेला बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले 5 दिन का, ठीक है, यानी मैं बात करूं बद्रीनाथ कपाट बंद होने से 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले क्या लगता है आपका, ये मेला लगता है। कौन सा मेला, गुरांव मेला, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बोरी मेला लगता है लाटू देवता के कपाट खुलने पर, ठीक है, बोरी मेला कब लगता है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर, ठीक है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर बोरी मेला कब लगता है, तो बोरी मेला लगता है लाटू देवता के कपाट खुलने से पूर्व जोशीमठ चमोली में, ठीक है। कहां लगता है, जोशीमठ चमोली में लगता है लाटू देवता के कपाट खुलने से पहले। तो इस चीज को नोट करना है, गुरांव मेला पूछेगा तो माणा गांव में लगता है बद्रीनाथ कपाट खुलने के बद्रीनाथ कपाट बंद होने के 5 दिन पहले। और कौन लोग ये लगाते हैं, तो भोटिया लोग, ठीक है। अब माणा गांव में आपको पता है ना भोटिया जनजाति रहती है हमारी, तो भोटिया जनजाति क्या करती है, बद्रीनाथ कपाट खुलने के 5 दिन पहले ये मेला लगाती है, ठीक है। कौन सा मेला आपको लगाती है, बंद होने से पहले गुरांव मेला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर हरियाली देवी मंदिर की, तो आपने देखा होगा हरियाली देवी मंदिर, अगर मैं बात करूं हरियाली देवी मंदिर कहां पर है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और रुद्रप्रयाग के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से मंदिर आते हैं, कार्तिक स्वामी मंदिर आता है, ठीक है, कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपने कुटेटी देवी सुना होगा, कुटेटी देवी मंदिर भी कहां पर है आपका, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर और कुटेटी देवी मंदिर कहां पे है, रुद्रप्रयाग में। पौड़ी में सिद्ध बलि मंदिर, ठीक है, सिद्ध बलि मंदिर कहां पर है, पौड़ी स्थित है, ठीक है, सिद्ध बलि मंदिर आपका पौड़ी में हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपने पौड़ी में देखा कोटेश्वर महादेव, ठीक है, पूछता है बहुत बार कोटेश्वर महादेव मंदिर, लोग रुद्रप्रयाग में आकर आते हैं, लेकिन कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है आपका, पौड़ी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी का आप पता है गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में हो जाएंगे, ठीक है। और बात करें हम ऑप्शन डी चमोली की, तो चमोली में कौन सा मंदिर है आपको पता है, चमोली में कौन कौन से मंदिर आते हैं हमारे, घंटाकर्ण मंदिर आता है, उमा देवी मंदिर आता है, ठीक है, घंटाकर्ण, ठीक है, घंटाकर्ण मंदिर, ठीक है, घंटाकर्ण मंदिर या उमा देवी मंदिर, ये कहां पर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चमोली जनपद में स्थित, ठीक है। घंटाकर्ण मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घंटाकर्ण पूछा जाता है बार बार, कहां पर है, माणा चमोली में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जाड़ किसका मुख्य पेय पदार्थ है, तो जाड़, ठीक है। अब यहाँ पे जाड़ है, आपने सुना होगा कि भोटिया जनजाति क्या करती है, अक्सर आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो जो लोग चमोली जनपद के हैं उन्होंने देखा होगा, वहां पर क्या करते हैं भोटिया लोग कि पेड़ की छाल, चाय पत्ती या फिर बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर एक पीने योग्य पदार्थ बनाते हैं और उसी को कहा जाता है जाड़, ठीक है। और ये जाड़ किसका मुख्य पदार्थ हो जाएगा, ये जाड़ नहीं होता, ठीक है, वो जया होता है, ठीक है। जाड़ तो आपका ये थारू का होता है, ठीक है। जाड़ मुख्य पदार्थ किसका हो जाएगा, जाड़ तो थारू का होता है, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना है आपको, जाड़ जो मुख्य पदार्थ है वो थारू का है। इसी तरीके से जया करके एक आता है, ठीक है, वो जो बनाते हैं भोटिया जनजाति लोग, ठीक है। बहुत सारे जो पेड़ के छिलक हो गए, नमक हो गया, चाय की पत्ती होगी, उनको मिलाकर वो बनाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 स्थित है हमारा, क्या है 26, मैकतोली ग्लेशियर स्थित है। तो आपको बताना है मैकतोली ग्लेशियर कहां पर स्थित है। परसों ही मैंने बताया था मैकतोली कहां पर स्थित है आपका, बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, ठीक है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, ये परसों मैंने आपको यूएनए वाली क्लास में कराया था ना, वहां पर ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर कहां पर है, बागेश्वर में है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर कहां पर हो जाएगा, ये बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। इसी के अलावा सुखराम आता है, ठीक है, सुखराम ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं, हीरामणि आपने सुना होगा, हीरा समदड़ी नहीं है, हीरा समदड़ी गाना नहीं है, ये हीरामणि वाला ग्लेशियर है, हीरा समदड़ी वाला नहीं, हीरामणि ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है,
ठीक है। नामिक ग्लेशियर कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। इसी के साथ साथ आपने मिलम ग्लेशियर देखा होगा, ठीक है। तो ये सभी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएंगे। और चमोली के आप भली भांति विख्यात है हिप्रा बामक, हिप्रा, ठीक है, हिप्रा बामक, हिप्रा बामक ग्लेशियर कहां पर है? तो ये चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। या दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी आया था क्वेश्चन ना, दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर हो जाएगा आपका चमोली में। और चमोली में कौन सा है? हिप्रा बामक ग्लेशियर है, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे चौराबाड़ी, तो चौराबाड़ी कहां पर हो जाएगा? चौराबाड़ी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग है यहाँ पर ऑप्शन डी, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, चौराबाड़ी। यहाँ पर क्या हुआ था? यहीं पर 1948 में क्या करा था? गांधी जी की अस्थियों को बहाया गया था, ठीक है। चौराबाड़ी ताल यहीं पर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्रम से लगाए बड़े छोटे, क्रम से लगाइए बड़े से छोटे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया है? 4 ग्लेशियर दिए हुए हैं, ठीक है। ग्लेशियरों का अलग अलग नाम दिया है और हमें क्रम से लगाना है। तो आपको बताना है, आप सभी को पता है, उत्तराखंड के अगर सबसे बड़े ग्लेशियर की हम बात करें तो कौन सा आ जाता है? गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन में देखते हैं, सभी में गंगोत्री है, तो अभी तो सभी चलेगा। दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का? आपको पता है, पिंडारी आता है, ठीक है, पिंडारी, पिंडारी आ जाएगा दूसरे नंबर। तो पिंडारी कहां है? सभी ऑप्शन में पिंडारी है, तो सभी चल रहे हैं अभी। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा है मिलम ग्लेशियर, ठीक है, मिलम ग्लेशियर। अब मिलम कहीं पर है, यहां पर भी मिलम है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी मिलम है, तो ये ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। ए और सी आपके कट चुके हैं, ठीक है। अब बचते हैं आपके बी और डी। और तीसरे नंबर पर हमें पता है कि केदारनाथ है, ठीक है। यमुनोत्री नहीं होगा, सबसे पहले केदारनाथ आता है, फिर यमुनोत्री आता है, यानी ऑप्शन बी हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, लेकिन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर तो बात हो रही है उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर की। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री है। दूसरे नंबर पर आता है पिंडारी। लेकिन अगर मैं बात करूं गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री हो जाएगा। और कुमाऊं का पूछेगा, ठीक है, कुमाऊं का पूछता है वो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कुमाऊं का हो जाएगा आपका मिलम ग्लेशियर, ठीक है। कुमाऊं का मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। और अभी बताया मिलम कहां पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। अब पिंडारी क्यों नहीं है? क्योंकि पिंडारी का आपको पता है, पिंडारी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा में, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर तो हो ही नहीं सकता है। तो पिंडारी ग्लेशियर 3 जनपदों में फैला हुआ है, इसी के कारण पिंडारी जो है गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी है। लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा मिलम और गढ़वाल का हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। इस चीज को नोट करना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विक्रमचंद्र ठाकुर एक प्रसिद्ध हैं, तो विक्रमचंद्र ठाकुर आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, अक्सर सुने हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में कहीं बाहर से आ जाते हैं। तो विक्रमचंद्र ठाकुर क्या है? एक भूगर्भ विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक बताया था आपको, वो कौन थे? उत्तराखंड के पहले पद्मश्री प्राप्त करता वैज्ञानिक नीलंबर पंत हो जाएंगे, जिनको 1984 में क्या मिला था? पद्मश्री सम्मान मिला था, ठीक है। तो एकमात्र विभूति है उत्तराखंड के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री मिला था 1984 में। उनका नाम है नीलंबर पंत। इस चीज को नोट कर सकते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आयरन बॉल, अब आपने देखा होगा आयरन बॉल या गोल्डन बॉय, ठीक है। अगर बात करें हम आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। ये क्या थे? फुटबॉलर थे, ठीक है, फुटबॉलर, फुटबॉलर थे, ठीक है, फुटबॉलर। और यहीं पर बात करें राम बहादुर छेत्री, तो इन्हें कहा जाता था चाइना बॉल, ठीक है। चाइना बॉल किसे कहा जाता था? चाइना बॉल कहा जाता था राम बहादुर छेत्री जी को, ठीक है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा क्या हो जाएंगे? फुटबॉलर। इसी तरीके से आपने सुना होगा गोल्डन बॉय, ठीक है, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय किसको बोलेंगे? गोल्डन बॉय हो जाएंगे जसपाल राणा जी, ठीक है, जसपाल राणा जी। ये क्या है? शूटर हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों ही फुटबॉलर हैं, लेकिन जसपाल राणा जी क्या है? आपके शूटर हो जाएंगे। यहीं पर आता है आजाद। आजाद किसका उपनाम है? ठीक है, आजाद कौन हो जाएंगे? श्रीधर किमोट, ठीक है, श्रीधर किमोट। श्रीधर किमोट को क्या कहा जाता है? आजाद कहा जाता है। और गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है जसपाल राणा जी को। और चाइना बॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है कि कौन सा? आयरन बॉल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, चंद काल में कनक कर किन व्यापारियों पर लगाया जाता था? तो चंद काल के कर पढ़े होंगे आपने, ठीक है। चंद काल में जो कर लगाए जाते थे, आपने सुना होगा कि 36 रकम 32 कलम, ठीक है, 36 रकम 32 कलम, ठीक है। तो 36 प्रकार के कर लगाए जाते थे चंदों के द्वारा। इनको शुरू तो चंदों ने करा था, लेकिन इनको खत्म पूछेगा कभी किसने करा था, तो गोरखाओं इनको, गोरखा द्वारा इनको, ठीक है, गोरखा द्वारा इनको खत्म कर दिया जाता है 36 रकम 32 कलम को। तो यहां पर अनेक कर लगाए थे, जैसे मैं बात करूं सीरती कर, मिझारी कर, ठीक है, कनक कर, ये सभी किसने लगाए थे? चंदों ने लगाए थे।
कुछ इसमें से सामान्य कर थे जो भोटिया और चंद दोनों ने लगाए थे, ठीक है। तो कभी हम उसको डीपली पढ़ेंगे अभी क्लास में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कनक कर किन व्यापारियों पर लगाया जाता था, तो सौका व्यापारियों पर ये लगाया जाता था, ठीक है। ठीक है, कनक कर लगाया जाता था सौका व्यापारियों पर या भोटिया जनजाति पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है। सौका जो व्यापारी होते थे, भोटिया लोग होते थे, ठीक है, उन्हीं पर क्या लगाया जाता था, कनक कर लगाया जाता था। इसी तरीके से आपने देखा होगा सिरती कर आता था, ठीक है, सिरती कर, ये किस पर लगाया जाता था, चंदों के द्वारा ये लगाया जाता था व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, ठीक है, व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर। एक तो नगद कर हो जाएगा, नगद कर हो जाएगा, और किससे लिया जाता था, व्यापारियों से। इस चीज को आपको लिखना है, व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर कहा जाता था सिरती कर। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मिझारी कर, कामगारों से लिया गया कर, ठीक है, मिझारी कर भी चंदों के समय था, तो कामगारों से, ठीक है, कामगारों से लिया जाने वाला कर, ठीक है, कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था, मिझारी कर था। एक आता था भाई खेनी कपालनी, मैंने आपको पहले बताया, खेनी कपालनी, ये क्या हो जाएगा आप पर, कुली बेगार। खेनी कपालनी क्या था, कुली बेगार को कहा जाता था खेनी कपालनी। तो ये सभी कर थे चंदों के समय, बाकी 36 रकम 32 कलम वाले कर आपको पता ही है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासन कितने ठाणों में विभक्त था, तो सुदर्शन शाह का कार्यकाल अगर हम बात करें तो 55वें नंबर के राजा थे सुदर्शन शाह। इन्होंने क्या करा था, टिहरी की राजधानी बसाई थी। कब बसाई थी, 18 दिसंबर, ठीक है, 1815 को। मैंने बताया ना आपको, रेस्टोरेंट डे के रूप में मनाते हैं इसे। और इन्हीं के काल में क्या था, जो प्रशासन था वो कितने ठाणों में विभक्त था आपको बताना है, तो ये 5 ठाणों में विभक्त था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, ठीक है। और सुदर्शन शाह ने क्या करी थी, सभासार ग्रंथ की रचना करी थी, जो कि 7 खंडों में थी। बार बार बताता हूं, सभासार ग्रंथ की रचना किसने करी, सुदर्शन शाह ने करी। और कितने खंडों में थी, 7 खंडों में। कौन सी भाषा इसमें लिखी गई, तो ब्रज भाषा इसमें लिखी गई थी, ठीक है। और सुदर्शन शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। पुराना दरबार भी इन्होंने ही बनवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मुकुट रहित राजा की संज्ञा किसे दी जाती है, ठीक है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का मुकुट रहित राजा, ये सभी एक आदमी को कहा जाता था जिनका नाम था हेनरी रैमजे। ये क्या थे, उत्तराखंड के 6 नंबर के कमिश्नर थे, ठीक है, 6 नंबर के कमिश्नर हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी रैमजे, ठीक है। ये क्या थे, इन्हीं को कहा जाता था मुकुट रहित राजा। इन्हीं के कार्यकाल में अनेकों कार्य हुए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रैमजे का कार्यकाल, तो पूछा जाता है 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था रैमजे का। और इन्हीं के कार्यकाल में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चीजें होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्हें क्या कहा जाता था, मुकुट रहित राजा इन्हें कहा जाता था, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था, साथ ही साथ कुमाऊं का राजा भी इन्हीं को कहा जाता था। क्योंकि इनके समय क्या थे, इन्होंने अनेकों कार्य किए। खास तौर पर इन्होंने तराई में लेकर जो काम किए थे ना, उनके काम के लिए इनकी प्रशंसा होती थी। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कौन कमिश्नर था, तो हेनरी रैमजे थे। आपको पता है ना, हेनरी रैमजे क्या करते हैं, जब कालू मेहरा हल्द्वानी पर चढ़ाई कर देते अपने साथियों के साथ, वहां पर हेनरी रैमजे क्या करते हैं कि उनको रोक लेते हैं, मतलब शांति तरीके से। बाद में क्या करती है ब्रिटिश सरकार, बोलती है कि यहाँ पर कुमाऊं में पुलिस प्रशासन लाया जाए, तो ये उस चीज को भी रोकते हैं। कहते हैं कि पहाड़ के लोग सीधे साधे भोले वाले हैं, यहाँ पर पुलिस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो पटवारी के पद है वो भी इन्होंने 1874 में लागू किए थे। किसने, कि रैमजे ने, ठीक है। पटवारी की व्यवस्था लागू किसने करी थी, 1874 में क्वेश्चन आता है, तो ये भी हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। पद सृजित ट्रेल ने किए थे, 9 पद जो सृजित किए थे वो ट्रेल ने किए थे, लेकिन पटवारी जो व्यवस्था लागू की थी वो रैमजे ने की थी, 1874 में की थी। इन्हीं के कार्यकाल में आपको पता है कि एक भूमि बंदोबस्त बताया था कल मैंने आपको, ठीक है, 1961 में होता है अठूर क्षेत्र के लिए, ठीक है, अठूर क्षेत्र के लिए टिहरी के शासनकाल में। और भवानी शाह के काल में ये होता है भवानी, ठीक है, भवानी शाह के कार्यकाल में होता है 1961 का बंदोबस्त, जिसे 12 आना बीसी के नाम से जाना जाता है, 12 आना बीसी, ठीक है, 12 आना बीसी के नाम से इसे जाना जाता था, जो कि टिहरी के अठूर क्षेत्र के लिए हुआ था, ठीक है, टिहरी के अठूर क्षेत्र के लिए हुआ था 1961 में भवानी शाह के कार्यकाल में। तब कमिश्नर कौन थे, कमिश्नर थे हेनरी रैमजे थे। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था आपको पता है, तराई इंप्रूवमेंट फंड। अगर मैं बात करूं 1883 में क्या हुआ था, तराई इंप्रूवमेंट फंड, ठीक है, इस चीज को लिखेगा। तराई इंप्रूवमेंट फंड कब आया था, 1883। यहीं पर इनके कार्यकाल में 1867 में क्या हुआ था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन, ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था। तो ये आपको नोट करना है। और रैमजे स्कूल कहां पर है आपका, अल्मोड़ा में स्थित हेनरी रैमजे स्कूल हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल को ब्रिटिश औपनिवेशिकों का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके कार्यकाल को, रैमजे के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिकों का स्वर्णकाल। आगे चलते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी रैमजे के बारे में उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अब थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ रहे होंगे। देखिए कमिश्नर वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है लगातार आपका यूपीएससी आयोग क्वेश्चन मतलब
जब भी पेपर बनाता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा अच्छा लेवल का वो पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिनियम सेवा चयन आयोग आपको पता है, ठीक है, काफी वर्षों का उसका एक्सपीरियंस है, 2014 से वो पेपर करा रहा है, तो हमेशा से उत्तराखंड में वो कोशिश करता है कि अच्छे प्रश्नों को रखा जाए, ठीक है, तो जो डीप लेवल के हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रभाव कहां रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन मिसिंग है, आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रभाव कहां पर रहा था। तो आपको पता होगा सर्वाधिक जो प्रभाव रहा था कहां पर रहा था? अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा में क्यों रहा था? ठीक है, आपने देखा होगा अल्मोड़ा में क्या हुआ था, अल्मोड़ा में अनेकों घटनाएं होती हैं, चाहे गोविंद बल्लभ पंत जी हो, कहां से थे? अल्मोड़ा से, ठीक है, उन्होंने हैप्पी क्लब स्थापना करी, या फिर बीडी पांडे लोगों ने काफी ज्यादा वहां पर वो करा, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी थे, शायद विक्टर मोहन जोशी थे, मुरली मनोहर जोशी, मुझे अभी एग्जैक्ट यहाँ पर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, झंडा यहाँ पर वो करा था, बिस्नी देवी सानी नंदा देवी परिसर में झंडा फहराए थे, तो काफी जो सक्रिय घटनाएं हुई थी, ठीक है, आजादी के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो सभी हमें कहां देखने को मिली थी? अल्मोड़ा में देखने को मिली थी। तो अल्मोड़ा एक गढ़ रहा था शुरू से ही, राजनीतिक गढ़, चाहे नेहरू जी हो यहाँ पर आए थे, ठीक है, यहाँ पर जेल में भी कुछ टाइम वो बंद रहे थे, तो ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था वो रहा था अल्मोड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि मिसिंग है, ठीक है, तो इस चीज को नोट करना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास था, 1851 में सकलाना के अठूर पट्टी में तिहाड़ ना देने की घोषणा किसने की थी? तो 1851 में, ठीक है, तो अठूर के लिए भी आपको बताया था ना, अठूर के लिए स्पेशल क्या हुआ था, 1861 में क्या हुआ था, 12 आना बीसी भूमि बंदोबस्त कराया था भवानी शाह ने, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें बताना है कि 1851 में सकलाना अठूर पट्टी में तिहाड़ ना देने की घोषणा किसने की थी? तो आपको बताना है यहां पर, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री प्रसाद असवाल ने क्या किया था कि तिहाड़ ना देने की घोषणा की थी। और सकलाना विद्रोह आपको पता है कि ये तो सकलाना के अठूर पट्टी में पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन एक सकलाना विद्रोह हमारे टिहरी रियासत में भी हुआ था, सकलाना बार बार बताया है, 100 से सकलाना, 100 से 1947, ठीक है, तो टिहरी में कब हुआ था सकलाना विद्रोह? 1947 में हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन सकलाना के अठूर में, ठीक है, अठूर पट्टी में तिहाड़ न देने की घोषणा किसने करी थी? बद्री प्रसाद असवाल ने करी थी। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, धौली गंगा व गौरी गंगा के बीच पर्वत स्थित है, ठीक है, तो धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है आपको बताना है। अब आपने देखा होगा धौली गंगा, ठीक है, और गौरी गंगा ये कहां पर है? धौली गंगा और गौरी गंगा अगर मैं बात करूं आपसे तो सीधा सीधा पिथौरागढ़ में हो जाएंगी। अगर बात करें द्रोणगिरी पर्वत की तो दूनागिरी पर्वत इसी को कहा जाता है, दूना, ठीक है, दूनागिरी पर्वत किसे कहा जाता है? द्रोणगिरी पर्वत को दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी पर्वत, और ये कहां पर हो जाएगा? चमोली जनपद में स्थित है। अब यहां पर जो पंचाचूली पर्वत आता है, पंचाचूली पर्वत आपने पढ़ा है, पंचाचूली पर्वत आपका कहां पर है? आपको पता होगा, पंचाचूली पर्वत जो हो जाएगा पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, धौली गंगा और गौरी गंगा कहां पर है? ठीक है, इनके बीच स्थित जो हो जाएगा पंचाचूला पर्वत पिथौरागढ़ में, क्योंकि जो पंचाचूला पर्वत है हमने पढ़ा है वो कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। पंचाचूला की हाइट पूछी जाती है, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखना है, पंचाचूला की जो हाइट हो जाएगी 6904 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, पूछी जाती है। और कामेट की आपको बताया है 7756 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। कामेट पर्वत कहां पर है? चमोली जनपद में, 7756 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी, पहली नंदा देवी है। और दूनागिरी पर्वत की भी हाइट पूछी जाती है, तो दूनागिरी पर्वत की हाइट हो जाएगी 7066 मीटर, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। लगातार पर्वतों की हाइट पूछता है आपसे, तो इन चीजों को नोट करना है आपको। माणा की आपको बताया 72 है, ठीक है। त्रिशूल पर्वत की आपको बताया 7120 है, तो ये सभी को नोट करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड में सांसद सीटें कितनी है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन ही है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, काफी बच्चे ना जल्दीबाजी में, यही मैं बार बार बताता हूं, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, खास कर तब जब आप लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब लेनी हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत बेसिक होते हैं, और बेसिक क्वेश्चनों को ही हम गलत कर आते हैं, बाद में अफसोस करते हैं। अब ये संसद सीट पूछ रहा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्तराखंड में संसद सीट कितनी है, तो हमें पता है लोकसभा की कितनी सीटें उत्तराखंड में? 5 सीटें हो जाएंगी। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो दोनों को अगर मिलाकर योग करेंगे तो 8 सीटें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि संसद सीट कह रहा है। अगर वो केवल कहता लोकसभा सीट कितनी है तो 5 सीटें हैं, केवल राज्यसभा पूछता तो 3 है। और लोकसभा में भी आपको पता है 1 सीट आरक्षित है, ठीक है, 1 सीट क्या है? एससी के लिए आरक्षित, और कौन सी सीट है? अल्मोड़ा की, ठीक है।
अल्मोड़ा की, और वहां के जो सांसद हैं वो कौन है, अजय टमटा जी हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एकमात्र सीट रिजर्व है और पूछ लेता है। यहीं पर बात करूं विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में पता है 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 एससी के लिए रिजर्व हो जाएंगी और 2 एसटी के लिए। और एससी के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी है, लेकिन एसटी के लिए कौन कौन सी है, नानकमत्ता प्लस चक्राता। ठीक है, चक्राता से विधायक कौन है, प्रीतम जी। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए विधानसभा के लिए 2 सीटें आरक्षित है, नानकमत्ता और चक्राता। यहीं पर अगर मैं बात करूं राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड के 3 ही राज्यसभा सांसद है। देखिए वैसे तो आपको लोकसभा भी पता होना चाहिए, कभी कभार क्या होता है ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा सांसद नहीं है, वहां पर राज्यसभा के नाम मिक्स कर देना, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। अगर मैं बात करूं यहां पर राज्यसभा सांसद, तो सबसे पहले अनिल बलूनी जी। ठीक है, अनिल बलूनी जी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ठीक है, अनिल बलूनी जी हो जाएंगे। एक अभी हाल ही में बनी थी कुछ टाइम पहले कल्पना सैनी जी बनी थी। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, इसके बाद इससे पहले बने थे नरेश बंसल। ठीक है, नरेश बंसल। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, राज्यसभा सांसद हो जाएंगे उत्तराखंड से। बाकी लोकसभा आपको पता ही है। ठीक है, अल्मोड़ा से कौन हो जाएंगे, अजय टमटा जी हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं नैनीताल से कौन है, नैनीताल एक लोकसभा सीट है हमारी, नैनीताल से अजय भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, अजय भट्ट जी हो जाएंगे। टिहरी से हमारी कौन हो जाएंगी, राज्य लक्ष्मी शाह। ठीक है, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह। और टिहरी और पौड़ी से कौन हो जाएंगे, तीरथ सिंह रावत जी, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे थे 115 दिन। और कौन बचता है, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। और हरिद्वार से कौन हो जाएंगे, रमेश पोखरियाल निशंक जी हो जाएंगे। तो इन चीजों को नोट करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन उलझा देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास किसकी पुस्तक है। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास बहुत बार पूछा जाता है, तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी केदार सिंह फोनिया की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। इन्हीं की आती है द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। ठीक है, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। ठीक है, गाइड टू उत्तराखंड। ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक हो जाएगी। और कभी कभी यूकेएसएससी आपको पता है ईयर भी पूछ लेता है, तो 2009 में इन्होंने प्रकाशित करी थी। ठीक है, ये सेकंड एडिशन था इसका, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकंड एडिशन था इसका, 2009 में प्रकाशित हुआ था। किसका, केदार सिंह फोनिया जी का। अच्छा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, योगेश धस्माना जी। तो इनकी एक पुस्तक आती है, उत्तराखंड में जन जागरण व आंदोलन का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड में जन जागरण। ठीक है, जन जागरण। ठीक है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास, उत्तराखंड में जन जागरण व आंदोलन का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड में जन जागरण व आंदोलन का इतिहास किसकी हो जाएगी, योगेश धस्माना जी की हो जाएगी। और कब इन्होंने लिखी थी, तो 2006 में। क्योंकि यहां पर ईयर में इसलिए लिखा रहा हूं, देखो वैसे अब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप हर एक बुक का ईयर पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज होता है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि कोशिश ये करो, देख लो चीजों को। ठीक है, अगर रट के नहीं जाना है, रट के जाओगे तो सभी बुकों का पॉसिबल नहीं है याद करना। लेकिन उसने ईटी एटकिंसन की पूछ लिया था आपने। ठीक है, पिछली बार आपको याद होगा तो 1984 में बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, 1884 वाला, जिसको बाद में उससे डिलीट भी करना पड़ा था क्वेश्चन को। तो ऐसा होता है अक्सर कि वो ईयर भी पूछ लेता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर फिर भी। अच्छा, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, हेमचंद्र सकलानी। तो इनकी कौन सी आती है, विरासतों की खोज, विरासतों की खोज। ठीक है, विरासतों की खोज किसकी हो जाएगी, हेमचंद्र सकलानी जी की। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग आपको पता होगा, राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को होता है, 3 अक्टूबर 2005 को होता है। और इसके प्रथम जो राज्य सूचना आयुक्त थे हमारे, वो कौन थे, प्रथम, अगर मैं बात करूं प्रथम कौन थे, सूचना आयुक्त हमारे। ठीक है, सूचना आयुक्त ये हो जाएंगे हमारे आर एस टोलिया जी। ठीक है, आर एस टोलिया जी क्या थे, प्रथम सूचना आयुक्त थे। और इन्हीं के नाम पर नैनीताल में एक प्रशासनिक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। ठीक है, आर एस टोलिया के नाम पर प्रशासनिक अकादमी है ना, आपको पता है, राज्य प्रशासनिक अकादमी। हाँ, केंद्र की नहीं, राष्ट्रीय नहीं, राज्य, जो उत्तराखंड की प्रशासनिक अकादमी जहां पर पीसीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, वो नैनीताल में 1988 में उसका निर्माण हुआ था। और यहीं पर बात करें, प्रथम सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे, आर एस टोलिया जी। और वर्तमान कौन है, वर्तमान अगर मैं बात करूं वर्तमान, तो योगेश भट्ट जी। ठीक है, योगेश भट्ट जी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो आपने करंट अफेयर में लगातार पढ़ा होगा, योगेश भट्ट नियुक्त हुए उत्तराखंड सूचना आयोग के आयुक्त। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 अब हम लोग देखेंगे, दंपति चित्र में किसका चित्र है। ठीक है, तो दंपति चित्र में किसका चित्र है, आपने देखा होगा कि दंपति चित्र बनाया गया था किसके द्वारा, अगर मैं बनाया गया था बात करूं तो मौलाराम जी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, दंपति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था,
तो ये बनाया गया था मौलाराम जी के द्वारा, ठीक है। दंपत्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो मौला राम जी के द्वारा। और ये किसका था, ये था ये प्रद्युमन शाह, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का दंपत्ति चित्र किसने बनाया था, मौला राम जी ने, ठीक है। यहीं पर आपने देखा होगा दंपत्ति चित्र तो इनका है, किसका, प्रद्युमन शाह वो उनकी रानी का, और बनाया किसने था, मौला राम जी ने। एक आता है घोड़े पर बैठे, ठीक है, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े पर सवार या बैठे हुए, ठीक है। घोड़े पर बैठे हुए चित्रण किसका मिलता है हमें, फतेह शाह का, फतेह शाह का। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि घोड़े पे बैठा हुआ चित्रण किस पवारकालीन शासक का मिलता है, तो फतेह शाह का मिलता है। और दंपत्ति चित्र किस पवार शासक का है, तो जाएगा प्रद्युमन शाह व उनकी रानी का, और बनाया किसने था, मौला राम जी ने वो बनाया था, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, ठीक है। जनकताल कहाँ स्थित है, तो जनकताल, ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पर, जनकताल। तो आपको पता है, देखिए जनकताल कहां पर स्थित है। अगर मैं बात करूं जनकताल की, तो जनकताल हमारा हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में स्थित, उत्तरकाशी में, ठीक है। ऑप्शन ए होना था यहाँ पर, जो कि मिसिंग है। जनकताल स्थित हो जाएगा उत्तरकाशी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा लामाताल, लामाताल कहां पर है, उत्तरकाशी में। फाचकंडी या बयाताल, फाचकंडी, ठीक है, इसी को उबलता ताल या बयाताल भी कहा जाता है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। लामाताल उत्तरकाशी में हो जाएगा। नचिकेता ताल, ठीक है, नचिकेता ताल, ये सभी ताल कहां पर हैं, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएंगे। चमोली के बहुत तालों का ताल, जो गढ़वाल के सर्वाधिक ताल है चमोली में, झल ताल, लिंगा ताल, आछरी ताल, लिंगा ताल, ठीक है, आछरी ताल। और कौन कौन से, सिद्ध ताल, ठीक है, ये सभी ताल कहां पर हो जाएंगे, लिंग ताल, सिद्ध ताल, झल ताल, मणिभद्र ताल, ठीक है। ये सभी ताल कहां पर हो जाएंगे, हमारे चमोली जनपद में स्थित। पिथौरागढ़ में आता है एक राकस ताल, राकस ताल, ये कहां पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हो जाएगा। कौन सा ताल, राकस ताल कहां पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। या विड़थी ताल, विड़थी ताल, ठीक है, विड़थी ताल कहां पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। हरिद्वार ऑप्शन डी में है, दिख नहीं रहा होगा, दिव्य सरोवर ताल, दिव्य सरोवर ताल, हरिद्वार में कौन सा है, दिव्य सरोवर ताल हरिद्वार में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। प्रथम विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तो आपको बताना है उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ था। अगर यहीं पर हम बात करें विधानसभा, तो 70 मेंबर मैंने आपको बताया, 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 एससी के लिए रिजर्व हैं, 2 एसटी के लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ, तो 9 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, प्रथम विधानसभा सत्र शुरू हुआ था अंतरिम सरकार में, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है अंतरिम सरकार में, जहां पर अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष अंतरिम सरकार में, प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा अंतरिम सरकार में, तो प्रकाश पंत जी हो जाएंगे अंतरिम सरकार में प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और वर्तमान कौन है आपको पता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ऋतु खंडूरी जी। और किस सीट से, देखिए उनकी सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता तो आपको है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी ऋतु खंडूरी जी, लेकिन अक्सर जो इधर गढ़वाल साइड के उन्हें तो पता होगा कोटद्वार सीट से, लेकिन कुमाऊं के साइड में थोड़ा सा कम इसकी जानकारी रख रहे होंगे, या फिर जिसने पढ़ा होगा वही इस चीज को रख पाता है। तो यह चीज आपको पढ़नी है, चाहे गढ़वाल हो कुमाऊं हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखता है तो सीधे सीधे उसको पकड़ लो, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें तो राज्य की अपनी पहली विधानसभा साइट थी, भारत में प्रथम विधानसभा साइट थी उत्तराखंड की। तो कब की ये हो जाएगी विधानसभा साइट उत्तराखंड में, आपको याद होगा कि 4 मई 2001 को क्या हुआ, 4 मई 2001 को हमारी प्रथम विधानसभा साइट शुरू हुई, ठीक है, वेबसाइट। और देश में प्रथम थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि देश में प्रथम बार विधानसभा साइट कहां शुरू हुई थी, उत्तराखंड में, और 4 मई 2001 को वो शुरू हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। उत्तराखंड के गांधी कही जाने वाले इंद्रमणि बडोनी का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो आपको बताना है उत्तराखंड के गांधी कौन है, इंद्रमणि बडोनी है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया, इनका जन्म पूछ रहा है किस जनपद में हुआ था। देखिए जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस जनपद में हुआ था, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी जनपद में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। एक आता है पे लीलाधर जुगुड़ी, लीलाधर जुगुड़ी, इनका जन्म भी कहां पर होता है, इनका जन्म भी टिहरी जनपद में होता है। इसके अलावा सुंदरलाल भगुणा जी, सुंदरलाल, ठीक है, सुंदरलाल भगुणा जी, इनका जन्म भी टिहरी जनपद में होता है। और ये क्या करते हैं, टिहरी डैम का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, पर्यावरण विधि हो जाएंगे। पौड़ी जनपद से संबंधित कौन कौन है, क्वेश्चन आता रहता है, अनिल चौहान। अब ये कौन है, अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी वर्तमान भारत के CDS हैं, ठीक है। अनिल चौहान जी कौन है, पौड़ी वर्तमान
जो CDS हैं भारत के, वो अनिल चौहान जी हो जाएंगे। इसके अलावा जो विपिन हमारे स्वर्गीय विपिन जी थे, ठीक है, तो वो भी कहां से हो जाएंगे, विपिन रावत जी, वो भी पौड़ी से थे। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अजीत डोभाल का संबंध किस जिले से है पूछता है, पौड़ी से है। इसी के साथ साथ पौड़ी से अजय बिष्ट जी, ठीक है, तो अजय बिष्ट कौन है, योगी आदित्यनाथ। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्योंकि उत्तराखंड मूल के वो हैं और किस जनपद से हैं, पौड़ी से हैं, तो अजय बिष्ट जी किसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, तो अजय बिष्ट नाम हो जाएगा योगी जी का, ठीक है। तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहीं पर बात करें चमोली जनपद, तो चमोली जनपद से भी काफी जो हमारे गढ़वाली हैं, चाहे वो श्रीधर किमोट हो, अनुसुईया प्रसाद हो या कल्याण सिंह हो, ठीक है, तो इस चीज को लिखेगा कल्याण सिंह, श्रीधर किमोट, ये सभी कहां जन्मे हुए हैं, कल्याण सिंह हो गए, श्रीधर किमोट हो गए, जिनका नाम आजाद मैंने आपको बताया, अनुसुईया प्रसाद हो गया, तो अनुसुईया प्रसाद जी हो गए, ये सभी कहां जन्मे हैं, चमोली जनपद में जन्मे हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, शेषनाग के आंसुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र स्थित है, तो शेषनाग के आंसुओं से बना पौराणिक शेष क्षेत्र स्थित है, तो शेष क्षेत्र आपने पढ़ा होगा बद्रीनाथ में ये स्थित है, और किससे बना हुआ है, शेषनाग के आंसुओं से ये बना हुआ है। सीधा सीधा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला, तो आपको पता है, अगर बात करें FRI की, तो FRI से क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, तो FRI को यहाँ पर बताना है आपको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। तो FRI को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा था 1991 में मिला। और यहीं पर बात करें FRI की स्थापना की, तो 1906 में इसकी स्थापना होती है, और 2006 में क्या करता है, ये अपने 100 वर्ष को पूर्ण कर लेता है, कौन, FRI, और इसी को क्या मिला, 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, गोकुल कांगड़ी, गोकुल कांगड़ी, ठीक है, गोकुल कांगड़ी, सॉरी, गोकुल कांगड़ी, कांगड़ी, ठीक है, गोकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा 1962 में मिला, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी 1900 में, इसकी स्थापना कहां पर होती है, पंजाब में होती है, ठीक है, पंजाब में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसको 1902 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, हरिद्वार के कांगड़ी में, ठीक है, हरिद्वार कांगड़ी में इसको 1902 में स्थानांतरित कर दिया जाता है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद जी के द्वारा इसको हरिद्वार कांगड़ी में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी है। 1962 में क्या हुआ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड का दर्जा, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लिखनी है आपको। एक आता है HNB, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, आप पे क्वेश्चन आता है, तो 1 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। लेकिन जो HNB है यानी हेमंती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब होती है, 1973 में इसकी स्थापना होती है। इस चीज को आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है, तो सर्वाधिक नगर कहां पर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक नगर आपके हरिद्वार में स्थित हो जाएंगे। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम आपके बागेश्वर में स्थित है, सबसे कम बागेश्वर में हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएंगे, हरिद्वार में स्थित हो जाएंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 पे, राज्य में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाली राज्य में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा चुनाव में हुआ था। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, देखिए उत्तराखंड में चुनाव, ठीक है, सबसे पहली बार चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव अगर मैं बात करूं तो 2002 में हुए थे, ये हो जाएंगे हमारे प्रथम चुनाव। यहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे चुनाव कब होते हैं, तो 2007 में होते हैं। और तीसरे चुनाव कब होते हैं, तीसरे चुनाव होते हैं 2012 में। चौथे चुनाव कब होते हैं, 2017 में। और पांचवें चुनाव कब होते हैं, 2022 में, जो कि 1 वर्ष पहले हुए थे। तो हर साल जो होता है मतदान होते हैं, नहीं सॉरी, हर बार मतदान का जो एक प्रतिशत है वो निकाला जाता है कि नंबर ऑफ कितने लोगों ने मतदान दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2002 में। तो 2002 में लगभग 65.10% लोगों ने क्या करा था, मतदान करा था। ठीक है, 2002 में कितने लोगों ने करा था, 65.10। इसके बाद आता है दूसरा विधानसभा चुनाव, सॉरी 2002 में कम लोगों ने किया था, 2002 का कम हो जाएगा। तो 2002 में 54.34% लोगों ने मतदान किया था, 54.34% लोगों ने मतदान किया था। वहीं पर फिर 2007 में थोड़ा सा मत प्रतिशत बढ़कर कितना हुआ, 56.50% लोगों ने यहाँ पर मतदान करा। फिर तीसरी विधानसभा आई, तो तीसरी विधानसभा में बढ़ चढ़कर काफी लोगों ने हिस्सा लिया, 66.85% लोगों ने यहाँ पर मतदान किया। फिर इसके बाद जो चौथी विधानसभा आई, जहां पर चुनकर कौन आते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आते हैं, और यहाँ पर होता है 65.56% मतदान।
और यहाँ पर जो इस बार अंतिम विधानसभा इस बार चुनाव हुए थे तो इस बार 65.10% मतदान हुए थे। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि सबसे अधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा चुनाव में हुआ? तो एक में कितना हुआ? 54 हुआ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 में 56 हुआ, 3 बचते हैं, ठीक है। तो तीसरी विधानसभा यानी ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक मत प्रतिशत हुआ था 66.85। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्वेश्चन को समझिए ना आप। आपसे वो इस बार का नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है इस बार का सब पढ़ के जाएंगे। अभी हाल ही में 1 साल पहले चुनाव हुए हैं तो उसे पता है कि यहाँ पर 2022 में 65.10% हुआ है, तो यहाँ पर सब पढ़ के जाएंगे। लेकिन वो क्या पूछ देगा आपसे, सब में से सबसे ज्यादा किस में हुआ? तो तीसरी विधानसभा में। याद रखना जब कांग्रेस सरकार में आई थी हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो तब क्या हुआ था? सबसे अधिक मत प्रतिशत हुआ था। इसी के साथ साथ इस बार का जो मत प्रतिशत था आपको पता है 2022 में कितना हुआ? 65.10% 2022 में होता है। और यहां पर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो मतदान होता है वो किस जनपद में होता है? तो सबसे ज्यादा मतदान जो आपको होता है हरिद्वार में। हरिद्वार में सबसे ज्यादा मतदान होता है। और कम सबसे कहां पर होता है? ठीक है, ये तो ज्यादा हो जाएगा। सबसे कम कहां पर होता है? तो सबसे कम होता है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। सबसे कम होता है अल्मोड़ा में, लगभग अल्मोड़ा में मेरे ख्याल से 50 ठीक है 50% जो मतदान रहा था वो अल्मोड़ा में रहा था। और हरिद्वार में लगभग 73% मतदान कहा रहा था आपका, ठीक है। तो डेट मत लिखिए, एक काम करिए इसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप इतना ही याद रखिए क्योंकि आंकड़े फिर से कह रहा हूं आंकड़े इतना रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा मतदान 2022 में हरिद्वार में हुआ था जनपद में, सबसे कम अल्मोड़ा में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सहकारिता किसान कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो आपको बताना है सहकारिता किसान कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। तो आप भली भांति विख्यात होंगे सहकारिता कल्याण योजना। ये शुरू मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ये शुरू हुई थी आपकी 21 फरवरी को, ठीक है 6 फरवरी 2022 को ये शुरू हुई थी। 6 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कोई। 6 फरवरी 2022 को क्या शुरू हुई थी आपकी? 6 फरवरी 2000 को क्या शुरू होता है आपका? सहकारिता किसान योजना शुरू होती है। अच्छा, इसका पूरा नाम पूछेगा तो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता कल्याण योजना। इसमें क्या है कि किसानों को ना ऋण उपलब्ध कराना, यानी किसानों को जो बिना ब्याज के 0% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 1 से लेकर 5 लाख तक का ऋण किसानों को करवाया जाता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है कि किसानों को 1 से लेकर 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है 0% ब्याज दर पर। और कौन सी योजना के तहत? कि सहकारिता किसान कल्याण योजना, जो कि शुरू होती है 6 फरवरी 2022 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, राज्य सरकार द्वारा गरीबी कल्याण वर्ष घोषित किया गया। तो राज्य सरकार द्वारा जो गरीबी कल्याण वर्ष है, ठीक है, ये करा था घोषित हमारे मुख्यमंत्री, जो रोजगार मुख्यमंत्री जिन्हें हम कहते हैं, जिनके कार्यकाल में माइनस में बेरोजगारी गई थी, वो कौन थे? एकमात्र उत्तराखंड के, तो वो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और 2017 से 20 तक उन्होंने क्या करा था? गरीबी कल्याण वर्ष घोषित कर दिया था। उन्होंने बहुत ही गरीबों का कल्याण करा था। अब हमें नहीं पता, ठीक है, गरीबों का करा हो ना करा हो इस चीज से हम विख्यात नहीं है, लेकिन उन्होंने बेरोजगारों का बहुत ज्यादा कल्याण करा था। उत्तराखंड में वैकेंसियों का सूखा पड़ गया था। अब देखना यह है कि सरकार की चुनौतियां क्या हैं। इस बार मई में सरकार ने बोला है फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ जाएगा, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आ जाएगा, पटवारी के फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए भाई कितने रिजल्ट तैयार हैं, 5 रिजल्ट तैयार हैं मई में। तो मई में जितने लोग सोच रहे हैं पढ़ाई छोड़ दें या फिर अब नहीं हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इतना कंपटीशन कम होने वाला है। 900 पोस्ट यहाँ से कम हो जाएंगी, कनिष्ठ सहायक से कितने हो जाएंगी? अच्छा 2 कनिष्ठ सहायक है यहाँ पर, तो 700 पोस्ट यहाँ से खाली हो जाएंगी। साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक यहाँ पर, फिर यहाँ पर कनिष्ठ सहायक में लगभग 500 पोस्ट आई थी, यहाँ से खाली हो जाएंगी। और इसके अलावा जो पटवारी है 500 यहाँ से खाली हो जाएंगे। पुलिस में कितने हो जाएंगे? 1500 खाली हो जाएंगे। लोअर पीसीएस में 200 खाली। तो लोअर पीसीएस को अगर हम हटा भी देते हैं ग्रुप सी से तो कितना होता है? 15, 2000, 3000, 3700 लगा लीजिए आप। 3700 लोग जाने वाले हैं सरकारी नौकरियों की तरफ मई माह में, ठीक है। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन कम आ रहा है, ये चीज नोट करिएगा, जो लोग ना हताश हो रहे हैं कि यार बहुत टाइम हो गया सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देखिए सिलेक्शन कभी भी एक रात में नहीं होता है। जितनों का भी सिलेक्शन हुआ है, आपके आसपास में आपके बड़े भाई होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, या फिर आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, तो आप उनका संघर्ष भी देखिए ना, उनका संघर्ष कितना है। ये कोई नहीं सोचता है कि यार मैं आज उठा, मान लीजिए मैंने अभी सो के उठा और मैंने बोला यार 1.5 महीने बाद वीडियो का पेपर है, अभी से तैयारी करता हूँ। 1.5 महीने में बहुत पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कल आपको आया था ना संघर्ष,
संघर्ष जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी पेपर नहीं निकलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, लाइब्रेरी में पढ़ना होगा, घर पर पढ़ना होगा, दिन रात एक करना होगा, तभी जाकर एक सरकारी नौकरी मिलेगी। जिन लोगों की लगी है उनसे पूछिए आप उनका संघर्ष कितना रहा, उन्होंने क्या चीज वो करा, कहाँ आपकी कमियां रह रही है, उन कमियों पर ध्यान दीजिए और चिंता ना करिए। बहुत से लोग ना डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेटों में कुछ लोग तो 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग 80 में भी आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है 40 में आ रहे हैं, 40-30, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस सेटों में 40 नंबर आ रहे हैं और 30 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल खत्म है। ठीक है, आप अपने आप को कमजोर मत मानिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है प्रैक्टिस सेट, मैंने आपको बताया ना, आपको एक ही पेपर देना है, आपको सिर्फ एक पेपर देना है। मतलब वैसे तो आपके 2-3 पेपर होंगे। 11 को आपका क्या है, 22 मई को आपका सचिवालय रक्षक का पेपर है, इसके बाद आपका 9 जुलाई को क्या है फॉरेस्ट गार्ड, 9 जुलाई को आपका वीडियो का पेपर है। तो आप देखिए वीडियो के पेपर से पहले आप कितने पेपर करके जा रहे हैं, लगभग आपने कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट लगाए। तो 50 के 50 प्रैक्टिस सेटों में पॉसिबल नहीं है कि इतना ज्यादा स्कोर कर पाना। हो सकता है आपका पढ़ा हुआ वीडियो के पेपर में आ जाए, इन 50 सेटों से आपके वीडियो के पेपर में आ जाए, और वहां पर यहां आप 30 आ रहे हैं, वहां पर आप 70 प्लस आ जाएं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेटों में कोशिश ये की जाती है, आयोग का एक पैटर्न होता है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उसी पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाया जाए। काफी बच्चे बोलते हैं, देखिए आजकल फोन भी आ रहे हैं कि सर गारंटी देते हो सिलेक्शन की। यार हम आपको 200 रुपए में क्या गारंटी देंगे बताइए। आप 199 का तो प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, उसमें भी आप गारंटी मांग रहे हैं। तो गारंटी तो उनकी नहीं रही तो 10 लाख दे रहे थे। आपको पता है जिन्होंने गारंटी ली थी 10 लाख में, जिनको शिखर पर पहुंचा दिया गया, तो वो लोग भी अभी बता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 199 में आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट क्या है, आप जितना घर पर पढ़ रहे हैं या आपने आज तक जितना पढ़ा है तो उनका आप मूल्यांकन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरा पढ़ा हुआ सही होता है या नहीं होता है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। राज्य में गढ़वाली भाषा का प्रथम गढ़वाली पत्र था। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? तो गढ़वाली भाषा का जो प्रथम पत्र था आपको बताना है कि कौन सा था। आपको यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है पर्वतीय, विशाल, तो ये सभी ऑप्शन थे यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र हो जाएगा तो गढ़वाली। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गढ़वाली। अगर मैं बात करूँ कहाँ से निकलता था तो सॉरी विशाल कीर्ति है। ठीक है, नहीं यार, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र हो जाएगा विशाल कीर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मिसिंग है, तो विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति क्या है, गढ़वाली भाषा का प्रथम, ठीक है, गढ़वाल का प्रथम गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी था। थोड़ा मिसिंग है। कहां से निकलता था? पौड़ी से ये निकलता था, और निकलता किसके द्वारा था? सदानंद कुकरेती के द्वारा। ठीक है, सदानंद कुकरेती के द्वारा। ठीक है, सदानंद कुकरेती के द्वारा निकलता था पौड़ी से विशाल कीर्ति, और जो कि निकलता था 1913 में। 1913 में इसको नोट करिएगा। और ये क्या था? गढ़वाली भाषा का प्रथम, मतलब राज्य का गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र। गढ़वाली आपने देखा होगा, गढ़वाली समाचार पत्र अगर मैं बात करूं यहाँ पर कहां से निकलता था? 1905 में देहरादून से निकलता था गढ़वाल। ठीक है, और यहाँ पर विशाल कीर्ति के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रेस से निकलता था? तो बद्री केदार प्रेस से। कहां से निकलता था? बद्री केदार प्रेस से। बद्री केदार प्रेस से निकलता था। गढ़वाली समाचार जो है 1905 में निकलता था। कहां से निकलता था? देहरादून से निकलता था। बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके जो संचालक थे वो गिरिजा प्रसाद नैथानी थे। ठीक है, गिरिजा प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, गिरिजा प्रसाद नैथानी जी इसके संस्थापक थे। और साथ ही साथ गढ़वाल यूनियन ने जो ये प्रकाशित होता था गढ़वाल यूनियन के द्वारा, जिसने अपनी जो सेवाएं दी थी 47 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी थी 1905 में, जो गढ़वाल से निकलता था। बाद में क्या होता है, गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाल समाचार पत्र और विशाल कीर्ति तीनों को ही मिलाकर एक समाचार पत्र बना दिया जाता है, जिनका आपस में विलय हो जाता है गढ़वाली पत्र नाम से। गढ़वाली पत्र नाम से बाद में तीनों का विलय हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं किस किस का होता है। गढ़वाल समाचार, ठीक है, गढ़वाल समाचार प्लस गढ़वाली, ठीक है, प्लस गढ़वाली प्लस विशाल कीर्ति, इन तीनों का ही आपस में विलय हो जाता है और इन गढ़वाली समाचार पत्र के नाम से निकलता है। इन तीनों का विलय कब होता है? 1915 में विलय हो जाता है। और 1915 में विलय होने के पश्चात गढ़वाली पत्र नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और आपको पता है विशाल कीर्ति क्या है? सदानंद कुकरेती के द्वारा 1913 में पौड़ी से निकलता था, जो कि गढ़वाली भाषा का प्रथम अखबार था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बताया था आर एस टोलिया प्रशासनिक अकादमी आपकी नैनीताल जनपद में स्थित हो जाएगी। और इसके यहाँ पर 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मसूरी में क्या है हमारी? लबासना,
यानी राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 में यहाँ पर स्थापित हुई थी। ठीक है, कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित हो जाएगी। इस चीज को नोट करना है। और दलाई लामा मसूरी कब आए थे? तो 1959 में ही मसूरी आए थे, याद रख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा रिलेटेबल डेट है, 1959 में दलाई लामा भी मसूरी आए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, छोटा नंदा राजद यात्रा कहां पर संपन्न होती है? अगर हम बात करें छोटा नंदा राजद यात्रा, तो प्रत्येक वर्ष तो ये होती है, प्रत्येक वर्ष। मैंने आपको कम से कम 4-5 दिन पहले प्रैक्टिस सेटों में कराया था बड़ी नंदा राजद यात्रा के बारे में। आज हम छोटी के बारे में देख रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष ही होती है, ये करुण गांव से होती है। ठीक है, चमोली के करुण गांव से ये होती है। और कहां तक ये जाती है आपको पता होना चाहिए। कहां से होती है शुरू? चमोली के करुण गांव से, चमोली के करुण गांव से, करुण गांव से ये शुरू होती है और वेदनी कुंड तक ये जाती है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष ये यात्रा होती है, ये आपको नोट करना है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 क्वेश्चन हमारे पास, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, इसको 2007 में क्या हुआ? इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपकी स्थापना कब होती है इसकी, सबसे पहले तो कहाँ स्थित है? ये देहरादून। ठीक है, देहरादून जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है ना, उसको इसी नाम से जाना जाता है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नाम से जॉली ग्रांट को जाना जाता है। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जो देहरादून में लोग रहते हैं वो जानते होंगे। और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1989 में कौन करता है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करते हैं जो स्वामी राम जी हैं। ठीक है, स्वामी राम जी की जो स्मृति में उनके भक्तों द्वारा, यानी मैं बात करूं स्वामी राम जी की स्मृति में। ठीक है, स्मृति में उनके भक्तों के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, किसकी? जो आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। इसको कब मिलता है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा? तो 2007 में मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। वीर चंद्र केसरी के रचनाकार तथा जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो जौनसार के प्रथम कवि, अगर आपको इतना ही पता था तो आप कर देते, लेकिन इन्होंने क्या करा था? वीर केसरी चंद की रचना की थी। तो ये कौन थे? पंडित शिवराम जी ये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा नंदलाल भारती, तो ये जौनसार के संगीत के जनक। ठीक है, जौनसार के संगीत के जनक हो जाएंगे जौनसार के। और इन्हें क्या मिला है? जौनसार रत्न। पूछेगा जौनसार रत्न किसे मिला हुआ है? तो नंदलाल भारती जी को मिला है। और ये क्या है? जौनसार के संगीत के जनक है। वहीं पर वीर केसरी चंद्र किसकी रचना है? पंडित शिवराम की है। ये क्या है? जौनसार के प्रथम कवि है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा कृपाराम जोशी, ये क्या हो जाएंगे? प्रमुख शिक्षाविद और समाजसेवी। जौनसार के प्रमुख शिक्षाविद। ठीक है, प्रमुख शिक्षाविद और समाजसेवी, प्रमुख शिक्षाविद और समाजसेवी हो जाएंगे। कहाँ के? जौनसार जिले के। ठीक है, जौनसार के समाजसेवी हो जाएंगे। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा कि जौनसार प्रथम समाजसेवी कौन हो जाएंगे? केदार सिंह। जौनसार के प्रथम समाजसेवी, जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन है? केदार सिंह है। एक आता है आप पे, जौनसार के राजनीतिक के जनक कौन है? तो गुलाब सिंह जी। ठीक है, गुलाब सिंह जी कौन है? जौनसार के राजनीतिक के जनक हो जाएंगे, जो कि वर्तमान जो चक्राता विधायक है प्रीतम सिंह जी, उनके पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, तो गुलाब सिंह जी क्या थे? जौनसार राजनीतिक के जनक थे, मतलब राजनीतिक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, देहरादून स्थित 4 सिद्धों में सम्मिलित नहीं है। तो देहरादून के 4 सिद्धों में स्थित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सिद्ध यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से माणक सिद्ध, भैरव सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भैरव सिद्ध। मांडू सिद्ध यहाँ पर है, माणक सिद्ध यहाँ पर है, लक्ष्मण सिद्ध यहाँ पर है और भैरव सिद्ध यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 को नोट करके लिखिएगा। 54 का आपका हो जाएगा भैरव सिद्ध इसका आंसर। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। भागीरथी खड़ग ग्लेशियर के निकट स्थित है। तो भागीरथी खड़ग ग्लेशियर के निकट क्या स्थित है? आपको पता है, भागीरथी खड़ग ग्लेशियर के निकट स्थित हो जाएगा सतोपंथ ताल। और सतोपंथ की बात करूं तो त्रिकोण ताल यहाँ पर हो जाएगा, जहां से क्या गए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर ने तपस्या की थी। साथ ही साथ पांडव यहाँ से स्वर्ग को गए थे। ठीक है, पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। ठीक है, और यहीं पर पांडव स्वर्ग को गए थे। यहीं के आसपास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड हो जाएंगे, सूर्य कुंड
और चंद्रकुंड कहाँ पर है, ठीक है, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, सतोपंथ ताल के पास, क्योंकि सतोपंथ ताल कहाँ पर है आपका, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, भागीरथी खड़क ग्लेशियर के निकट स्थित हो जाएगा आपका सतोपंथ ताल। इस चीज को नोट करना है। ऑप्शन बी केदार ताल कहाँ है, आपको बताया था अभी, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है। केदार ताल कहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो केदार ताल कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका दिव्य सरोवर ताल आपको बताया था हरिद्वार में ये स्थित हो जाएगा। और मंसूर ताल राजहंस के लिए प्रसिद्ध टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो मंसूर ताल कहाँ पर है, राजहंस जहाँ देखने को मिलता है टिहरी में है, दिव्य सरोवर ताल हरिद्वार में है, केदार ताल उत्तरकाशी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास, किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब से हुई। तो मैंने आपको परसों बताया था किसान रत्न कब से मिलना शुरू हुआ, किसान रत्न हमें मिलना शुरू हुआ था 2010 से, ठीक है, किसान रत्न सम्मान। इसी के साथ साथ आपको बताया था तिलाड़ी सम्मान, आपको याद हो तो तिलाड़ी सम्मान पूछ लेता है, तिलाड़ी सम्मान कब से शुरू हुआ, तो 2006 से भी शुरू हुआ था। तीलू रतौली पुरस्कार, ठीक है, तीलू रतौली पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तीलू रतौली भी 2006 से शुरू हुआ। एक हाल ही में शुरू हुआ है यूके गौरव रत्न सम्मान, ठीक है, यूके गौरव रत्न, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, ये कब से शुरू हुआ, 2021 से ये शुरू हुआ। इसी के साथ साथ आपको पता है शैलेश मटियानी शिक्षा पुरस्कार, ठीक है, शैलेश मटियानी 2009 से शुरू हुआ, तो इस चीज को नोट कर सकते हैं आप। शैलेश मटियानी शिक्षा पुरस्कार 2009 से, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान 2021 से, तिलाड़ी सम्मान 2006 से, तीलू रतौली 2006 से, और किसान रत्न आपका शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है तो 2010 इसको लिखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। राज्य में ऊनी विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राज्य में जो ऊनी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो ऊनी विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी पशुलोक ऋषिकेश में स्थित हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा सही हो जाएगा। एक आता है आप पर कि ऊनी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ऊनी टेक्सटाइल पार्क आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में, ठीक है, ऊनी टेक्सटाइल पार्क, ऊनी टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, ऊनी टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुंशियारी पिथौरागढ़, मुंशियारी पिथौरागढ़ और भीमताल चमोली, ठीक है, भीमताल चमोली में, भीमताल, अब पता नहीं भीमताल चमोली में, चमोली परीक्षावाणी के हिसाब से ही ये है, परीक्षावाणी में साफ साफ दिया हुआ है ऊनी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, मुंशियारी पिथौरागढ़ और भीमताल चमोली में, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है भीमताल चमोली, ठीक है। काफी बच्चे यहाँ पर सोचेंगे भीमताल नैनीताल वाला, लेकिन परीक्षावाणी में लिखा गया है कि भीमताल चमोली में क्या है कि आपका ऊनी टेक्सटाइल पार्क खोला जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, 58 की ओर। वर्ष 2000, अच्छा ठीक है, वर्ष 2023 से 27 तक, क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल निर्माण किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने परसों बताया था पीएम श्री योजना 2023 की है। इसमें क्या है, जो पुराने स्कूल हैं, ठीक है, नए स्कूल नहीं बनेंगे इसमें, टोटल इसमें जो पुराने स्कूल हैं पूरे भारत में चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं स्कूल को जो है नया तरीके से बनाया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उनमें शिक्षा सुचारू की जाएगी अच्छी तरीके से। हाल ही में आपको पता है ना नई शिक्षा नीति लागू हुई है भारत की, तो उसी के तहत एक पीएम श्री स्कूल योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, इसमें पूरे भारत के स्कूलों को सुधारा जाएगा और कुल स्कूल में जो चिन्हित हुए थे 14,500 स्कूल में इसमें चिन्हित हुए थे, ठीक है। पेपर की कटिंग से मैंने यूएनए वाली क्लास में कराया था, और इसी में जो उत्तराखंड के जो स्कूल चिन्हित हुए थे लगभग 142 उत्तराखंड के स्कूल हो जाएंगे। उत्तराखंड के कितने स्कूल इसमें शामिल हैं, तो 142 है। सर्वाधिक जो स्कूल है मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक कहां पर हैं, सर्वाधिक आपके उधम सिंह नगर में हो जाएंगे, ठीक है, सर्वाधिक उधम सिंह नगर में हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उधम सिंह नगर में 17 स्कूल चिन्हित हुए हैं, और दूसरे नंबर पर है चमोली जनपद, चमोली में भी 16 स्कूल चिन्हित हुए हैं, और सबसे कम पूछेगा कहां पर हुए हैं, तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में चिन्हित हुए हैं मात्र 4 स्कूल। तो ये है उत्तराखंड का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। बाकी जीएस का सॉल्यूशन कुछ देर में आ जाएगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।